हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रचित हियर एंड आई वेलकम टू स्टूडेंट्स फ्रेंड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 2 दिल्ली सल्तनत के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस क्लासेस में दे दिया था, आप जाके आई बटन पे चेक कर सकते हैं कि आखिर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्या है। आज हम सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन उनका देखेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग इन द वन सेंटेंसेस। हमें नीचे लिखे हुए क्वेश्चन के आंसर वन और टू सेंटेंसेस में देने हैं। वन लिखा है, लेकिन एसएसटी की बात की जाए अगर हिस्ट्री की तो वन लाइन क्वेश्चन कुछ ज़्यादा होते नहीं है। तो क्वेश्चन पहला है, नेम द टू पाला रूलर हु कंट्रोल द गंगा प्लेन। हमें गैंगेटिक प्लेन पर रूल करने वाले दो पाला रूलर्स के बारे में लिखना था। तो हमारे जो पाला रूलर्स दो हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ से आप देख सकते हैं, एक धर्मपाला और दूसरा हमारे हो गए देवपाला। ये दो रूलर्स थे जिन्होंने गैंगेटिक प्लेन के ऊपर रूल किया था। गैंगेटिक प्लेन की बात की जाए तो कहाँ से कहाँ तक? तो प्रेजेंट डे में अगर बात करें तो बांग्लादेश, कन्नौज, उड़ीसा, बिहार, असम एंड नॉर्थर्न इंडिया एंड नेपाल, इतने एरिया पर रूल करने वाले जो रूलर्स हैं वो कौन कौन से थे? धर्मपाला एंड देवपाला। नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्निंग गवर्नमेंट ड्यूरिंग द चोला पीरियड। चोला पीरियड में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलती थी उसके बारे में हमें नॉलेज किस इंस्क्रिप्शन से मिलती है? अब इंस्क्रिप्शन की बात की जाए तो इंस्क्रिप्शन हम सभी जानते हैं ऐसी चीजें जिन पर रिटन वे में कोई चीज लिखी हुई होती है और उससे हमें नॉलेज मिलती है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो ऐसे कौन से इंस्क्रिप्शन है? तो उत्तरामेरुर टेम्पल जो बना हुआ है, उत्तरामेरुर टेम्पल इसके से हमें क्या मिलती है? इस चीज की नॉलेज मिलती है, जो कि इंस्क्रिप्शन लगभग 919 सीई से लेकर 921 सीई तक के बारे में डिस्क्राइब करता है और बताता है कि ये जो था फंक्शन था वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे चल रही थी उस टाइम पे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द चोला एम्पायर एंड वेयर वाज देयर कैपिटल। हमें बताना है चोला एम्पायर का फाउंडर कौन था और उसका कैपिटल क्या था। ओके, तो चोला एम्पायर का जो फाउंडर था वो कौन था? विजयालया, एंड उनका जो कैपिटल था वो था तंजावर। ठीक है, और अगर बात करें तो लेटर द कैपिटल वाज द गंगईकोंडा चोलापुरम बाय द राजेंद्र चोला। शुरुआत में इनका जो कैपिटल था वो तंजावर था विजयालया के द्वारा, बाद में इन्होंने अपना कैपिटल चेंज किया था तो गंगईकोंडा चोलापुरम चेंज कर दिया गया था। किसके द्वारा? राजेंद्र चोला फर्स्ट के द्वारा। अब इसका मतलब क्या होता है गंगईकोंडा चोलापुरम? ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बता दूंगा। देखो, विच ऑफिसर एड्रेस टू इश्यू द लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी। लॉ एंड ऑर्डर को कौन सा ऑफिसर इशू करता था, उसे क्या कहते थे? तो उसे कहा जाता था कोतवाल। जो भी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कराता था या इश्यू करता था उसे क्या कहा जाता था? कोतवाल। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गंगईकोंडा चोला। गंगईकोंडा चोला का मतलब क्या होता है? तो गंगईकोंडा चोला का मतलब होता है चोला कंक्योरर ऑफ द गंगा। ऐसा चोला रूलर जिसने गंगा के ऊपर कंक्योर किया हो, ये इसका मतलब होता है। और ये टाइटल दिया गया था राजेंद्र चोला वन को। ठीक है, ये टाइटल किसे दिया गया था? तो ये टाइटल दिया गया था राजेंद्र चोला वन को। नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द त्रिपैट्रिक स्ट्रगल अमंग द पालास, प्रातिहार एंड राष्ट्रकूटास। हमें त्रिपैट्रिक स्ट्रगल के बारे में बताना है जो कि पालास, प्रातिहार और राष्ट्रकूटास के बीच में हुआ था। तो जो ये स्ट्रगल था ये बेसिकली स्ट्रगल था सुप्रीमेसी ओवर कन्नौज के ऊपर। मींस ये जो सारा का सारा जितना भी स्ट्रगल चल रहा था वो कन्नौज के ऊपर अपनी सत्ता हासिल करने के लिए था। ठीक है, कि कैसे कौन सा किंग इसके ऊपर कंट्रोल करेगा। अब इसके ऊपर कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट क्यों था, क्यों लोग इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे? तो पहला था कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ट्रेड सेंटर था और स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मतलब इसकी जो लोकेशन थी वो बहुत अच्छी थी। साथ में पॉलिटिकल एंड ट्रेड सेंटर भी ये था। दूसरा, यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। ठीक है, और साथ में प्रोडक्टिव थी, यहाँ से एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सकता था। नेक्स्ट, इसलिए वो लोग इस पे फाइट कर रहे थे। नेक्स्ट, हु वॉज पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कौन है? तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में शायद ही किसी ने नहीं सुना होगा। चलो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान थे, वो अजमेर के किंग थे, रूलर थे। इनने अपना जो थ्रोन हासिल किया था वो 1177 सीई में हासिल किया था। इसके बाद ये फेमस रूलर बने, इन्होंने बहुत ब्रेवरी से अपना रूल किया। ठीक है,
इनके बारे में जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है वो हमें इनके एक कोड पोएट चंद्र बरदाई के द्वारा मिलती है, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नेम था पृथ्वीराज रासो। इससे हमें इनके बारे में नॉलेज मिलती है। नॉलेज में बात की जाए तो इन्होंने जो फाइट लड़ी थी, तो एक फाइट उन्होंने चंदेलास और बुंदेलखंड के अगेंस्ट लड़ी थी। इसके अलावा इन्होंने मोहम्मद गौरी से फर्स्ट और सेकंड बैटल ऑफ तराइन भी लड़ा था। ठीक है, मोहम्मद गौरी से इनकी 2 बार फाइट हुई, एक फर्स्ट बैटल और दूसरा सेकंड बैटल ऑफ तराइन में। ठीक है, फाइट इससे ज़्यादा बार हुई थी, बट ये 2 फाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इससे कई से भी ज़्यादा बार इन्होंने उससे फाइट की थी। कितनी बार की थी ये मैंने आपको चैप्टर में समझाया हुआ है, तो एक बार देखना जरूर। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did the मोहम्मद ऑफ गजनी रेडेड इंडिया 17 टाइम्स? हमें बताना है मोहम्मद गजनी ने इंडिया को 17 टाइम्स अटैक क्यों किया था और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या हुआ था। हमें बताना है कि जब अटैक किया गया तो उसके बाद इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हुए इसके। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहली बात है, कोई अगर अटैक करेगा तो सिंपल सा उसे यहाँ से क्या चाहिए होगा, या तो मनी चाहिए होगी या और कुछ फायदे चाहिए होंगे। सेम इसने भी किया था, इसने 17 टाइम्स यहाँ पर क्या किया था, अटैक किया था। इसका मकसद यहाँ पर रूल करना नहीं था, वो यहाँ पर रूल करना नहीं चाहता था, बल्कि यहाँ से उसने क्या किया, आर्टिशियन और पढ़े लिखे जितने भी लर्न लोग हैं, कह सकते हैं नॉलेजेबल पर्सन है, साथ में पैसा जो है गोल्ड एंड ये चीज़ें, वो यहाँ से ले गया था, अटैक किया और यहाँ से चुरा के वहाँ पर ले गया। अब इससे अपन को लॉस क्या हुए, तो लॉस आप खुद समझ सकते हो। पहला तो इंडिया की वेल्थ, आर्टिशियन, वाइज मैन, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ से चली गई, और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने ईरानियन कल्चर को हेल्प करी। सिंपल सी बात है, वो यहाँ से लेके गया तो वहाँ का कल्चर जो है वो इन चीज़ों से डेकोरेट हुआ और ब्यूटीफुली आगे बढ़ा। ठीक है, कई सारे पैलेसेस बने, मॉस्क्यूज बने, टॉम वगैरह वहाँ पर बनाए गए। इसके अलावा जब गजनी ने 17 टाइम्स इन्वेजन किया तो इससे बाकी जो इन्वेडर्स थे, बाकी जो देख रहे थे इंडिया की तरफ नज़र लगाए बैठे थे कि उन्हें वीकनेस मिली और वो अटैक कर सकें, तो उन्हें यहाँ पर वीकनेस भी मिल गई। तो कई बार और भी अलग अलग इन्वेडर्स ने इंडिया पर अटैक किया। तो 2 लॉस हमारे पास हुए, 2 लॉस हमें यहाँ पर देखने को मिले। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 4th क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन द आर्ट एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द चोला पीरियड। हमें चोला पीरियड से रिलेटेड आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में लिखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें चोला पीरियड की तो स्पेशली 2 रूलर्स के अंडर में हम देख सकते हैं, राजा राज चोला और राजेंद्र चोला। इन दोनों के अंडर में बहुत सारी आर्टिशियन चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, आर्ट एंड लिटरेचर देखने को मिला, क्योंकि ये इन चीज़ों को बहुत पसंद करते थे। तो आर्ट की बात करें तो चोला टेम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बृहदेश्वरा टेम्पल, शोकेस फाइन स्टोन स्कल्पचर, यहाँ पर स्टोन स्कल्पचर्स, and the statue of the Nataraj and other religion figure are fine example of the Cholas mastery over the use of bronze. And the literature, the Bhakti saint called the Nayanas and the Alvaras composed oral poetry. Kamban's Ramayana written during the Chola period is a Tamil classic. In fact, the age of the Kamban इज द कंसीडर द गोल्डन एज ऑफ तमिल लिटरेचर। हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे तमिल लिटरेचर में बहुत सी चीज़ें फ्लोरिश हुई, जैसे बात की जाए कम्बन्स रामायण, और इसी पीरियड को गोल्डन एज ऑफ तमिल लिटरेचर भी कहा जाता है। मीन्स गोल्डन पीरियड, कम्बन्स जो पीरियड था, कह सकते हो एज ऑफ कम्बन, जिस टाइम पे रामायण लिखी गई, कम्बन रामायण, उस पीरियड को तमिल लिटरेचर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अब गोल्डन पीरियड आप समझ सकते हो क्योंकि इसमें कई सारे वहाँ पर तरीके मिले, कई सारी चीज़ें एडवांस हुई, इस वजह से इसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है। नीचे आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये इमेज है न्यू र्यून्स ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, जो उस समय पे नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला 2 यूनिवर्सिटीज़ थी जो बहुत ज़्यादा फेमस थी, या फिर कह सकते हो बहुत बड़े लेवल पे वर्क कर रही थी। तो उसमें से नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर या रूइंस आपको दिख रहे होंगे। रूइंस का मतलब होता है खंडहर, जो बचे हुए अवशेष हैं वो। ना मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने 5th क्वेश्चन। हाउ वर द टेम्पल्स ऑफ द चोला पीरियड एंटर्स ऑफ द सोशल इकोनॉमिक कल्चरल लाइफ। ठीक है, तो द चोला टेम्पल्स बिकम द सोशियो इकोनॉमिक एंड द कल्चर सेंटर बिकॉज they were used as the audience of hall and the ceremonial dance performance by the Devdasis. Economic and the social activity were carried out in the temple premises. टेम्पल जो बात कर रहे हैं कि आखिर चोला पीरियड के टेम्पल्स सोशल इकोनॉमिक कल्चर लाइफ के सेंटर कैसे बन गए, कैसे वहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक लाइफ फ्लोरिश्ड हो रही थी।
तो उसके फ्लोरिश होने का क्या था, यहाँ पे कई सारे फंक्शंस होते रहते थे, ऑडियंस के लिए जो हॉल्स बने थे वो अक्सर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस चलती रहती थी, जिन जो देवदासीज के द्वारा की जाती थी, डांस परफॉर्मेंस एंड मैनी अदर कल्चरल परफॉर्मेंस। इसकी वजह से यहाँ पर जो सोशल और इकोनॉमिकल है, दोनों तरीके से टेम्पल्स जो है वो फ्लोरिश हो रहे थे, बढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे दो इमेजेस आपको दिख रही हैं, एक तो है ये मोहम्मद गौरी, ये है टॉम्ब ऑफ मोहम्मद गौरी, ठीक है, और दूसरा हमारा दिया गया है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा। एलोरा में जो कैलाशनाथ टेम्पल है ये इमेज उसकी है। ठीक है, देख सकते हो पिक्चर से ही कितना शानदार दिख रहा है। जब जब ये इतना टाइम हो चुका है, अपने टाइम पर ये कितना खूबसूरत होगा। नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चंस कुछ डिटेल में बात करते हैं, आखिर लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, क्या आपसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन टू तुर्किश इन्वेडर आर फॉलो। उन्होंने पूछा है कि दो तुर्किश इन्वेडर्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, कोई दो। तो हमने यहाँ लिए हैं मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी के, आखिर इनके बीच में डिफरेंस क्या थे। ठीक है, तो रूल की बात की जाए तो मोहम्मद गजनी गजनी में रूल करता था, उसका टाइम पीरियड ये रहा। इसके बाद गजनी का जो थ्रोन था वो असेंडेड हुआ। इसके बाद जो रूलर आया वो 1173 में मोहम्मद गौरी ने लिया। इसने 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक किया और यहाँ से कई सारी चीज़ें वो यहाँ से ले गया। इन्होंने क्या किया, ही कंट्रोल्ड द मुल्तान एंड पंजाब हिज बेस विद द इंटेंशन ऑफ एस्टेब्लिशिंग हिज रूलर ओवर दिल्ली। इन्होंने अटैक किया और साथ में पंजाब में अपना बेस बनाया, ये सोचकर कि ये दिल्ली के ऊपर अपना राज एस्टेब्लिश कर सकेंगे। इसमें कई सारी चीज़ें यहाँ से लेके गया, गजनी कई सारी चीज़ों को यहाँ से ले गया, इंडियन वेल्थ कल्चर जो हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ी थी। साथ में कई सारी वीकनेसेस ऑफ इंडिया इसने क्या की थी, वीकनेस ओवर कर दी थी, जिससे कई सारे जो इन्वेडर्स थे उसने अटैक किया। इसका काम, इसका जो एम था वो था गैंगेटिक प्लेन और पंजाब पर अपना रूल ओवर करना। यहाँ पे ENF नहीं END होना चाहिए था। ठीक है, ही कम टू इनटू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ विद पृथ्वीराज चौहान इन द टू बैटल ऑफ तराइन। इन सेकंड बैटल ही डिफीटेड द पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, यहाँ से उसने दो बैटल ऑफ तराइन लड़े पृथ्वीराज चौहान के साथ और सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, यहाँ से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सिर्फ आपका डिस्क्रिप्शन, ज़्यादा डिटेल्ड नहीं दे रहा हूँ मैं, बिकॉज वीडियो लेंथी हो जाएगी। मेरा एम सिर्फ आपको फोकस कराना है कि आखिर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चैप्टर का और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने नेक्स्ट जो इससे पहले चैप्टर एक्सप्लेन किया था वहाँ पर दिया हुआ है, एक बार आप वहाँ जरूर देखें। नाउ राइट अ नोट ऑन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोला एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नोट लिखना है कि आखिर चोला एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो बात की जाए अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर के, एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो सबसे पहले किंग, सिविल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर एंड एड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किंग हेड होता था सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का, साथ में उसके कई सारे मिनिस्टर्स होते थे जो उसे हेल्प करते थे। अगर उसके रूल की बात की जाए तो उसने एम्पायर को 3 एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइड करके रखा हुआ था, वो थे हमारे प्रोविंस, मंडलम और द डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, वलंदास या फिर कह सकते हैं हम डिस्ट्रिक्ट, और लास्ट में डिस्ट्रिक्ट के साथ ही वर्क करते थे विलेजेस। डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस एक दूसरे के पैरेलल वहाँ पर वर्क करते थे। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। सबसे पहला पार्ट था प्रोविंस और द मंडलम। सबसे पहले जो थे वो थे प्रोविंस या फिर मंडलम। दूसरा था उनका क्या, डिस्ट्रिक्ट, सॉरी वलंदास और डिस्ट्रिक्ट, ये सेकंड था। ठीक है, वलंदास और डिस्ट्रिक्ट। फिर कह सकते हैं हम नादस एंड द विलेजेस, ये 3 उसके जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थे वो थे। इसके अलावा जो लार्जर विलेज थे, जैसे कुछ बड़े विलेजेस थे, उनको रूल करने के लिए उन्हें अलग से ही मैनेज किया जाता था, उन्हें अलग से सेपरेट कह सकते हो लोग मैनेज करते थे, वहाँ पर अलग अलग गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, नाउ बात की जाए विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो विलेज एंड टाउन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी वर्क करती थी। देयर वर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, द अर्बन एंड द जनरल असेंबली। यू आर कमिंग यहाँ पर अर्बन है, एंड द जनरल असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ द पीपल ओइंग land in the village and the Sabha Mahasabha or assembly. There were Brahman owned the land. The Sabha managed temple maintenance, irrigation, law and order, etc. through different committees. Towns and city has the Nagaram and assembly managed by the trader, merchants or the artisans to carry out the urban administration. यहाँ से आप पढ़ के ही क्लियर होता है कि जो सभा है वो मेंटेनेंस करने का काम किसका था, वो टेम्पल मेंटेनेंस करती थी, इरिगेशन देखती थी, लॉ एंड ऑर्डर इन सब चीज़ों को देखती थी।
इसके अलावा जो सिटीज़ है वहाँ पर नगरम्स या सिटी असेंबलीज होती थी, जो ट्रेडर्स मार्चेंट्स के द्वारा चलाई जाती थी, आर्टिजन्स के द्वारा, और यही इस चीज़ को देखते थे। क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रेड था ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी। अभी भी देखा जाए तो देश का जो मैक्सिमम काम है वो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन ही करते हैं। अगर हमारे बिजनेसमैन लॉस में चल रहे हैं या फिर हमारे इकोनॉमिक जितने भी ट्रेडर्स हैं और भी जो है, अगर ये लॉस में चल रहे हैं तो हमारे देश का जो वेल्थ है ना वो भी क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है उससे, और देश के वेल्थ पे भी इफेक्ट होता है। सेम उस टाइम पे होता था। उस टाइम पे ये और ज़्यादा मायने रखते थे, अभी से ज़्यादा मायने उस टाइम पे ये रखा करते थे। Now the third question is, what do you know about the 200 years of the राष्ट्रकूटा रीजन? राष्ट्रकूटा रीजन के बारे में आप क्या जानते हैं या आप क्या बता सकते हैं? तो राष्ट्रकूटा रीजन कहाँ रूल करते थे? तो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा इन जगहों पर रूल करा करते थे। द फाउंडर था इनका, जो फाउंडर था जिन्होंने राष्ट्रकूटा की नींव डाली वो थे हमारे दांती दुर्ग। ठीक है, इसके अलावा जिन्होंने फेम हासिल किया, दांती दुर्ग ने तो फाउंड किया, उन्होंने स्टार्टिंग की तो वो तो फेमस थे। इसके अलावा भी कुछ रूलर जो फेमस हुए इस रीजन के वो थे कौन कौन से? गोविंदा थर्ड, अमोघ वर्षा एंड कृष्णा सेकंड। आपको पेन की वजह से नहीं दिख रहा होगा, मैं रेस कर देता हूँ। तो गोविंदा थर्ड, अमोघ वर्षा एंड कृष्णा टू, ये फेमस रूलर इस डायनेस्टी के रहे। इन कह सकते हो इनके अंडर में रहे इस 200 में, 200 टाइम ऑफ पीरियड में। Period to become the ruler, the ruling for almost 200 years, the Rashtrakuta were the chiefmen in the central India. They took the part in the Tripitaka struggle and also consistently fought against the Chalukyas of the Vengi and the Pallavas of the Kanchi and Pandyas of the Madurai. इन्होंने त्रिपटिक स्ट्रगल में पार्ट लिया। इसके अलावा इनकी कांस्टेंट फाइट चलती रही चालुक्यास के साथ, पल्लवास के साथ और पांड्यास के साथ। इनके साथ इनकी हमेशा फाइट चलती रही। जो राष्ट्रकूटा किंग थे उन्होंने रॉक कट टेम्पल्स बनवाए थे एलोरा एंड एलिफेंटा के। एलोरा और एलिफेंटा में जो टेम्पल्स हैं, रॉक कट मतलब पत्थरों को काट के जो टेम्पल्स बनाए गए हैं वो इनके अंडर में बनवाए गए थे। ठीक है, इसके बाद इनकी जो कैपिटल थी वो थी मलखेड़। ठीक है, राष्ट्रकूटास की कैपिटल की बात की जाए तो वो क्या थी? मलखेड़। हमें किसी भी एम्पायर के बारे में, किसी भी रूलर के बारे में अगर जानना है तो हमें सिंपल सी कुछ चीज़ों को पता करना होता है। पहला, कब से वो स्टार्ट हुई। दूसरा, उनका मेन फाउंडर कौन था। तीसरा, उनके फेमस किंग कौन थे। उनकी कैपिटल क्या थी एंड उन्होंने किन रीजन्स के ऊपर रूल किया, और कोई अगर स्पेशल काम किया हो तो वो। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सारी चीज़ों को कह सकते हो फोकस किया है कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कैन द राजेंद्र चोला वन कंसिडर्ड अ ट्रू सक्सेसर ऑफ द फादर बाय? हमें बताना है राजेंद्र चोला जो था वो ट्रू सक्सेसर क्यों कहा गया, या राजेंद्र चोला इतना फेमस क्यों हुआ। कैसे कह सकते हो कि वो एक अच्छा रूलर था। ठीक है, कि उसने अच्छे से काम किया। तो कह सकते सबसे पहले उसने चालुक्यास के ऊपर कंट्रोल किया, द रूलर ऑफ बंगाल, उन पर कंट्रोल हासिल किया। इसके अलावा उसने बंगाल के जो रूलर्स थे उन्हें हराया। साथ में गंगाईकोंडा चोला का जो टाइटल था वो अक्योर किया। इसका मतलब होता था गंगा के ऊपर ऐसा चोला रूलर जिसने गंगा के ऊपर रूल किया हो। इसके बाद उसने कई सारी एक नई कैपिटल बनाई नियर द कावेरी। ठीक है, इसके बाद कावेरी के पास उसने क्या किया, एक नई अपनी कैपिटल तैयार की। जो कैपिटल थी उसको चेंज किया और उसका नेम रखा गया उसी के नेम पे, जो उसका टाइटल था उसी के नेम पर वहाँ का नेम रखा गया। इसके बाद उसने नेवी को पावरफुल बनाया, कई सारे राजा को हराया, श्री विजया को एम्पायर को हराया, कवर किया। ठीक है, ऐसी कई सारी चीज़ें उसने की। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हमें बताना है कि कैसे चोला जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमारी हिस्ट्री को बनाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर ये वर्ड हिस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पर गलती से ये वर्ड लिख दिया, वहाँ पर हिस्ट्री है। Now, the various Chola inscriptions are the most valuable sources of reconstructing history, the Chola dynasty, and the gathering information about the social economic life of the people those time. जो चोला इंस्क्रिप्शन है वो हिस्ट्री को बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो उनकी जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, कई सारे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो हैं वो बताते हैं कि आखिर कैसे वहाँ पर कॉन्क्वेस्ट हुए, कैसे युद्ध वगैरह लड़े गए, कई सारी डिटेल्स, और साथ में लैंड रेवेन्यू, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये जो राइटिंग है वो किस में है? तमिल रिकॉर्ड है, मतलब तमिल राइटिंग में ये लिखे हुए हैं। इसके बाद बात करें अगर सिमिलरली द बृहदेश्वर टेम्पल, जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, बृहदेश्वरा टेम्पल में जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं
वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी कई सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। इन सभी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कह सकते हो इंस्क्रिप्शन है, वो है उत्तर मारूर टेम्पल इंस्क्रिप्शन। इसके बारे में हमने अभी शॉर्ट वाले में भी बात की थी। इससे हमें क्या मिला, क्यों, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिली? तो सबसे पहले तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पता चला कि कैसे यहाँ पर गवर्नमेंट वर्क करती थी। इसके अलावा राजा राज चोला के द्वारा क्या काम किए गए, कैसे उन्होंने स्ट्रगल या कॉन्क्वेस्ट किए, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ में हमें बहुत सारे लैंड के बारे में पता चलता है कि कैसे इन्होंने लैंड गिफ्ट या ग्रांट किए थे, कुछ अडॉप्ट किए थे, रूलिंग के लिए गिफ्ट दिए गए थे, ऐसे। साथ में यहाँ पर जो डोनेशन और गिफ्ट दिए गए थे वो भी इस पर मेंशन्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो, नेक्स्ट में लिखा भी है कि टेम्पल डोनेशन रिकॉर्ड भी यहाँ पर हमें सिस्टमेटिक देखने को मिलता है। अब डोनेशन रिकॉर्ड एक सिस्टमेटिक तरीके से बना है, इससे पता चलता है कि आखिर ये पूरा जो डायनेस्टी थी, जो चोला एम्पायर था, कैसे वो सिस्टमेटिक तरीके से रूल करता था, कैसे उसकी हर चीज़ प्री रिकॉर्डेड होती थी, हर तरीके से उसने अच्छे से सभी चीज़ों को मेंटेन करके रखा था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इंस्क्रिप्शन थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए और उनके बारे में इंफॉर्मेशंस निकालने के लिए। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, बट बेफिक्र रहें, ऐसे ही कई वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। बस आपसे एक चीज़ चाहूँगा कि आप मुझे डाउट्स हो तो कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर और वीडियोस आपको चाहिए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।